ज्योग्राफी की 5Q सीरीज हम आपको लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। ये 5 क्वेश्चंस अलग अलग सेक्शन से होते हैं, अलग अलग यूनिट से होते हैं, और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामिनेशंस यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल में या लेवल के होते हैं, और आपको एक स्टेप अपग्रेड करके ही हम क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। देखते हैं 5 क्वेश्चन आज के। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में से कहां शुद्ध वनस्पति उत्पाद की वार्षिक औसत दर अधिकतम है? यानी ये दो बातें कह रहा है, ना सिर्फ दो बात ये कह रहा है कि एक उत्पाद शुद्ध वनस्पति उत्पाद, ठीक, और दूसरा उसका वार्षिक औसत दर कहां पर अधिकतम है, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी रेट कहां पर है इन एन ईयर, एक वर्ष में। तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है उसे हम ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर में मापते हैं, ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। और भी यूनिट्स हैं, लेकिन हम बात यहां करेंगे ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। और पूछ रहा है कि इनमें सबसे ज्यादा कहां होती है। तो देखिए, प्रोडक्टिविटी जब भी हम कहेंगे तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी वाला जो रीजन होता है वो है रेन फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ्स, यानी मूंगों की चट्टानें और सदाबहार वर्षावन, इनमें प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। यहां पे जो ऑप्शन है उनमें देखिए वर्षावन एकदम क्लियर दिया हुआ है, तो लगभग 2200 ग्राम प्रोडक्टिविटी इसकी पर स्क्वायर मीटर पर ईयर है, क्योंकि यहां पे क्या है, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, यानी यहां पर तापमान भी अधिक है और ह्यूमिडिटी भी अधिक है, सबसे ज्यादा यहीं पर होता है। इसके अलावा सवाना रीजन आएगा, तो सवाना रीजन में 700 जो प्रोडक्टिविटी है वो 700 है। जिन क्षेत्रों में टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी अधिक रहती है वहां पर प्रोडक्टिविटी अधिक है। ऐसे ही एस्चुरी रीजन में भी प्रोडक्टिविटी अधिक होती है। तो रेन फॉरेस्ट में प्रोडक्टिविटी अधिक है, कोरल रीफ्स में अधिक है, वर्षावन में अधिक है। अब यहां पे देखिए कोणधारी और शीतोष्ण, यहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, और कम टेम्परेचर होने की वजह से जो टेम्परेट रीजन होता है वहां का डेसिडियस और वहां पे ग्रास स्थल जो है, तो कॉनिफोरस और ग्रासलैंड दोनों जगहों पर टेम्परेचर कम और रेनफॉल दोनों कम होने की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। ये दोनों जगहों प्रोडक्टिविटी 1000 के नीचे है, क्योंकि टेम्परेचर भी कम है और वहां पर जो रेनफॉल है वो भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है या सही है? माल्थस अमेरिकी इतिहासकार तथा अर्थशास्त्री है। बिल्कुल, देखिए माल्थस जब भी ये वर्ड आता है तो आपके दिमाग में एक बात आती है कि इन्होंने पॉपुलेशन की बात कही थी, जनसंख्या की बात कही थी, ठीक। तो माल्थस अमेरिकी इतिहासकार तथा अर्थशास्त्री है, ये पहला ये स्टेटमेंट गलत होता है। क्यों? क्योंकि माल्थस क्या है, ब्रिटिश है। माल्थस क्या है, ब्रिटिश है, यानी ब्रिटिश इतिहासकार थे और ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने क्या कहा, जिन्होंने दो अलग अलग चीजों में एक रिलेशन दिखाने की कोशिश की। एक जो लिविंग के लिए या जीवन के लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ और लाइफ के लिए जो मस्ट नीडेड रिसोर्सेज हैं, उनके बीच में एक रिलेशन दिखाने की इन्होंने कोशिश की, और ये बताया कि जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो मैथमेटिकली इंक्रीज होते हैं, यानी 1 2 3 4 इस रेशियो में इंक्रीज होते हैं, जबकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज्योमेट्रिकली होती है, यानी ज्यामितीय रूप से होती है, 2
1 2 4 8 16 इस फ्रेज में होती है। इस बात को बताने की कोशिश किसने की थी? माल्थस ने की थी। ठीक। दूसरा, माल्थस का सिद्धांत अनुभववादी है। यह बिल्कुल है, अनुभववादी है, और वो यूरोप के अनुभवों पर आधारित था। किस पे आधारित था? यूरोप के अनुभवों पर आधारित था माल्थस का। जनसंख्या नियंत्रण प्राकृतिक उपायों से प्रभावी रूप से हो सकती है। ये जो प्राकृतिक उपाय इन्होंने कहा प्राकृतिक उपाय दो विशेष रूप से। एक तो इन्होंने कहा कि नियंत्रण, यानी आत्मनियंत्रण की बात इन्होंने कहा देखिए, आत्मनियंत्रण आप करेंगे तो आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो रुकेगा। ठीक। और आत्मनियंत्रण मतलब, अच्छा एक बात इन्होंने और कही थी कि जो विपरीत लिंग है उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो होना स्वाभाविक है, यानी विपरीत लिंग में काम भावना होना क्या है? स्वाभाविक है। और एक बात और कही थी मान्यता कि मानव जीवन के लिए खाद्य पदार्थ आवश्यक है। तो ह्यूमन लाइफ के लिए जो फूडिंग है वो कंपलसरी है, और जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है दो अलग अलग लिंगों के बारे में, यानी जेंडर्स में, वो भी क्या है? वो स्वाभाविक है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हो सकता। तो प्राकृतिक उपायों में क्या, या तो नियंत्रण कीजिए या विवाह स्थगन। या विवाह स्थगन, आप विवाह को पोस्टपोन कर दीजिए। इसके अलावा ये मानते थे कि कहीं भूकंप आ जाए या प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, उससे भी जनसंख्या कम होगी, लेकिन वो हमेशा नहीं होगा। फिर बदलती तकनीकी एवं बदलती सामाजिक संरचना पर विचार उन्होंने नहीं किया था। यह भी सही है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो जो आर्टिफिशियल या कृत्रिम उपाय हैं, इन कृत्रिम उपायों पर माल्थस ने चर्चा नहीं की, यानी जो इनका अप्रोच था वो नीरस था। बाद में नेगेटिव जिसे हम कहते हैं वो नीरस या नेगेटिव हुआ। ये उसने कहा, ये माल्थस के इन जो सिद्धांत है इस पे, इसके रिजल्ट को देख के कह सकते हैं कि कृत्रिम उपायों, जो आने वाली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट था उसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सी डी, बी सी डी, यानी बी सी और डी, ए यहां पर रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबजन सुखाए और सबजन हिताय। देखिए 1970 का जो दशक था, इस दशक में ज्योग्राफी के साथ साथ, ज्योग्राफी तो बाद में, उससे पहले जो दूसरे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट थे उनका भी जो दिमाग था या उनकी जो सोच थी वो तेजी से हो रहे, जो जैसे ज्योग्राफी में क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आया था, तो उस तरह से दूसरे जो नीरस कहें या नॉन ह्यूमन कहें या जो अमानवीय कार्य या अमानवीय स्टडी पैटर्न जो डेवलप हो रहा था अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग विषयों में, उसकी वजह से एक नया पैटर्न डेवलप हुआ, या एक नए पैटर्न के लिए जो मानवीय विशेषताओं या मानवीय नीड पर ज्यादा आधारित था, वो 1970 के डिकेज में आता है। यानी उससे पहले जो अलग अलग विषय थे उनमें मानव सेंट्रिक यानी ह्यूमन सेंट्रिक जो अप्रोच था वो थोड़ा कम होने लगा। जो रूट टेक्निक्स थी, जो मैथमेटिकल अप्रोचेस थे, मॉडल्स थे, वो ज्यादा आने लगे। और ऐसे में अलग अलग सब्जेक्टों के अलावा ज्योग्राफी के जो स्कॉलर्स थे उनका भी जो अप्रोच हुआ वो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच बढ़ा। और उसमें डीएम स्मिथ ने काम किया, जो अमेरिकन थे। तो डीएम स्मिथ ने काम किया। 70 के दशक में क्या हुआ कि अब वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आ गया। वेलफेयर कॉन्सेप्ट पे जो ज्योग्राफी के स्कॉलर्स थे उनका अप्रोच गया। और तब कहा गया, तब इनकी थीम में क्या आया, तब उस समय एक नई नई विचारधारा आ रही थी, एक नई नई विचारधारा
जिसे हम सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, वो आ रही थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी आया नहीं था, लेकिन वो शब्द नहीं आया था, लेकिन उस जैसी विचारधारा एटमॉस्फेयर में घूम रही थी, और यानी जो कल्चरल एटमॉस्फेयर है, जो ह्यूमन ने बनाया है, जो स्टडी का एटमॉस्फेयर, उसमें घूम रही थी। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोसेस की जो थीम है कि बिना किसी को क्षति पहुंचाए अपने डेवलपमेंट के लिए काम करना, विदाउट डिस्टर्बिंग एनी कम्युनिटी टू वर्क फॉर आवर डेवलपमेंट, अपनी डेवलपमेंट के लिए काम करना। और ये इंपॉर्टेंट बात, एक नए क्रांतिपरक भूगोल तो आई तक, उसकी कल्याणपरक भूगोल, मानववादी और व्यवहारवादी। तो जो कॉन्सेप्ट यहां पर आया वो क्या आया, वो वेलफेयर ज्योग्राफी का आया, यानी जिसे हम कल्याणपरक भूगोल कहते हैं। तो वेलफेयरिज्म ज्योग्राफी में आता है 1970 के डिकेड में, जिसमें बिना किसी को क्षति पहुंचाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को साथ में रख करके एक नया अप्रोच ज्योग्राफी में डेवलप होता है, जिसकी थीम क्या थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वेलफेयरिज्म फॉर ऑल विदाउट हार्मिंग एनी कम्युनिटी, मेक आवर डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया अ रीजनल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यह बुक है, में भारतीय प्रादेशिक विभाजन किसने प्रस्तुत किया? एक नाम है डेडले स्टाम्प, डेडले स्टाम्प ने एक किताब लिखी, इसका नाम था एशिया रीजनल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। डेडले स्टाम्प ने, जिसे इनका पूरा नाम लॉरेंस डेडले स्टाम्प था, इन्होंने 1922-24 के बीच में ये जो बुक थी, ये कब लिखी, 1922-24 के बीच में। और क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया था। इसमें इन्होंने क्या किया, इंडिया को 3 पार्ट में, 1 2 3, एक माउंटेन, दूसरा प्लेन और प्लेटू, और इसके बाद 22 सब पार्ट, 22 उप विभागों में किसको विभाजित किया, इंडिया को। किसने, डेडले स्टाम्प ने। और डेडले स्टाम्प कहां थे, ये ब्रिटिश जियोग्राफर थे, ये भी कभी आ सकता है। डेडले स्टाम्प कहां पे थे, ब्रिटिश। ठीक, ऐसी एक किताब और थी, इंडिया एंड पाकिस्तान अ रीजनल स्टडी, ये OHK स्पेट ने लिखी थी, ठीक, जो ऑस्ट्रेलियन थे। OHK स्पेट, इंडिया एंड पाकिस्तान अ रीजनल स्टडी। RL सिंह की भी एक बुक है, जिन्होंने भारत का क्षेत्रीय विभाजन किया था, क्लासिफिकेशन किया था। RL सिंह की बुक थी इंडिया अ रीजनल ज्योग्राफी। RL सिंह ने क्या लिखी, इंडिया अ रीजनल ज्योग्राफी, और OHK स्पेट ने क्या लिखी थी, इंडिया एंड पाकिस्तान अ रीजनल स्टडी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए, ये कार्टोग्राफी सिस्टम से है। कैडेस्ट्रल मानचित्र क्या होते हैं? कैडेस्ट्रल मानचित्र को हिंदी में कहते हैं हम भूकर मानचित्र, भूकर मानचित्र। अब भूकर का मतलब देखिए लिखा है भूमि से संबंधित दे दिया, लेकिन अगर कैडेस्ट्रल लिखता है तो थोड़ा सा हमें क्लिष्टता होती है। तो ये भूमि से संबंधित है, और भूमि से संबंधित किन चीजों पर, जैसे भूमि में कृषि जोत, भूमि का पहला क्या है, कृषि जोत। तो जब इसका नाम ही है भूकर, यानी भूमि पर होने वाला प्रत्येक कार्य, तो कृषि जोत भूमि पे। और क्या होगा, ग्रामीण अधिवास, ग्रामीण अधिवास होगा तो क्या होगा,
नगरीय अधिवास भी तो होगा भूकर पे। ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। इसके अलावा इन क्षेत्रों में जो भूमि और कृषि जोत, यानी भूमि पर जो कृषि जोत है और वहां की आबादी, इनका भी रिलेशन इसी भूकर मानचित्र में निकाला जाता है। और वर्तमान में इंडिया में ये इस मापनी का प्रयोग किया जाता है 6=1, और ये 1 क्या है, माइल। ये नए यूनिट, इस यूनिट का यूज इंडिया में कैडेस्ट्रल मानचित्र के लिए किया जाता है। तो भूमि से संबंधित जो मानचित्र होता है उसे हम भूकर मानचित्र या कैडेस्ट्रल मानचित्र कहते हैं। इसमें कृषि जोत से संबंधित जो जनता है वहां की, या जो आबादी है, नगरीय सेटलमेंट और अर्बन ग्रामीण भूमि उपयोग। अच्छा, इसमें अधिवास का जो मतलब है वो है भूमि उपयोग से, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हो गया, भूमि अधिवास लिखकर से ज्यादा बेहतर वर्ड जो है वो लैंड यूज है, यानी भूमि उपयोग। तो ये आज के ज्योग्राफी सेक्शन के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अलग अलग टॉपिक्स थे। लगातार देखते रहिए और जो पिछले हैं उनका शॉर्ट नोट्स बनाकर रिवाइज कीजिए। इस क्लास में इतना ही। गुड बाय।